अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर हमजा है और मैं आपको उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का डे नंबर 39 का लेक्चर डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक है फिजिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स कौन से, यानी कि किसी भी धात को क्रोजन से बचाने के लिए जो तबई तरीके होते हैं यानी कि फिजिकल मेथड्स होते हैं, हमने उसको डिस्कस करना है। हमारे पास यहाँ पे दो टॉपिक्स हैं, एक गैल्वेनाइजिंग है और दूसरा टिन कोटिंग है। गैल्वेनाइजिंग क्या चीज होती है? किसी भी आयरन के ऊपर जिंक की तय चढ़ाने को यानी कि जिंक को कोट करने का जो प्रोसेस होता है उसको गैल्वेनाइजिंग कहा जाता है। और ये जिंक कोटिंग होती कैसे है? सबसे पहले किसी भी आयरन की शीट को बाकायदा साफ किया जाता है और उसको जिंक क्लोराइड के बाद के अंदर डिप किया जाता है। बाकायदा उसको पूरा मुकम्मल तौर पर डिप किया जाता है और डिप करने के बाद इसको गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद जब ये पूरा आयरन की जो शीट होती है वो जिंक क्लोराइड के बाद के अंदर जब गर्म हो जाती है तो इसको निकाल लिया जाता है। और निकालने के बाद ये जो मोल्टन जिंक मेटल सॉल्यूशन हमारे पास यानी कि पिघली हुई हालत जिंक की, इसके अंदर डिप किया जाता है। और इसके अंदर डिप किया जाता है, उससे क्या होता है कि आयरन की मेटल के ऊपर परमानेंट एक लेयर लग जाती है जिंक की। ठीक हो गया? अब ये काम करती है, उसको क्रोजन से बचाती है। अब इसको क्रोजन से बचाने का फायदा क्या होता है कि आपका जो आयरन का पीस है वो लंबे अरसे तक चल सकता है और मौसमी हालात से बच सकता है। इसका नुकसान अगर हमारे पास नुकसान नहीं है, इसका एक फायदा ही है कि अगर इसके ऊपर जिंक का जो एक पूरी की पूरी यहाँ पे जो जिंक की लेयर लगी होती है, अगर वो यहां से टूट जाए तो इसका फायदा ये होता है यहाँ पे जो जिंक क्लोराइड बाद के अंदर आपने उसको डिप किया था और गर्म किया था, ये बेसिकली उसको बचाता है क्रोजन से अगर इसकी तय टूट जाए तब भी। ठीक हो गया? ये प्रोसेस बाकायदा गैल्वेनाइजिंग के अंदर आता है। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टिन कोटिंग। टिन कोटिंग के अंदर क्या होता है? टिन कोटिंग जैसा कि नाम से जाहिर है, आयरन की शीट को साफ करने के बाद गैल्वेनाइजिंग के अंदर हमने जिंक के अंदर उसको डिप किया था, लेकिन आयरन कोटिंग के अंदर हम बकायदा आयरन का जो बात है उसके अंदर इसको डिप करते हैं, लोहे की या आयरन की शीट को साफ करने के बाद। और इसको अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा ये होता है कि टिन एक लंबे अरसे तक चलने वाली मेटल होती है। अगर ये आपकी आयरन की जो एक शीट है उसके ऊपर लग जाती है तो उसको क्रोजन से बचाती है। अब इसका एक नुकसान है, नुकसान ये होता है कि अगर इसके ऊपर से जो टिन की लेयर है वो रिमूव हो जाए तो नीचे जो आयरन होगा उसको जंग लगने का जो प्रोसेस होगा वो बहुत ज्यादा स्पीडली होगा। ठीक हो गया? एज कंपेयर टू गैल्वेनाइजिंग। ठीक है? उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या चीज होती है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को यानी कि चार्जेस को यूज कर एक मेटल के ऊपर किसी दूसरी मेटल की तय चढ़ाने के प्रोसेस को इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहा जाता है। अब ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस तरह से होती है? इसके लिए एक कंडीशन है कि आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तैयार करना पड़ता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैसे तैयार करना पड़ता है? सबसे पहले आपको दो बीकर लेने पड़ते हैं। दो बीकर ले लें या फिर आप एक बीकर ही ले लें। एक बीकर के ऊपर दो आपके पास जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो लगे होंगे, उनमें से एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। एनोड के लिए कंडीशन ये होती है कि वो कोटिंग मटेरियल का होना चाहिए। मतलब ये जिस मेटल की तय चढ़ाना चाह रहे हो आप वो हमारे पास एनोड पे लगा होना चाहिए, ये इसके लिए कंडीशन है। उसके बाद कैथोड पे क्या चीज होनी चाहिए? कैथोड पे आपका वो मटेरियल होना चाहिए यानी कि वो मेटल होनी चाहिए जिसके ऊपर आप कोटिंग कर रहे हो। मसलन अगर आप आयरन के ऊपर कोई तय चढ़ा रहे हो तो जो आपका आयरन है वो कैथोड पे होना चाहिए और आप जिस भी मेटल की तय चढ़ा रहे हो वो एनोड पे होनी चाहिए। ये इसके लिए स्पेशल कंडीशन है। उसके बाद क्या चीज होती है? जब आप एक इलेक्ट्रोलाइसिस, अब इसके अंदर एक चीज आती है कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या चीज होनी चाहिए? इलेक्ट्रोलाइसिस बाकायदा वो इलेक्ट्रोलाइटिक केमिकल होना चाहिए जिसके अंदर आपकी वो धात जिसके ऊपर आपने तय चढ़ानी है वो भी डिप होगा और एनोड और कैथोड दोनों डिप होते हैं। ये बाकायदा प्रोसेस होता है हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग का।